चलो तो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शुरू करते हैं हम सबसे पहले विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तो प्रॉपर्टीज। अब पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी मान लीजिए ई वेक्टर है आई कैप पर और बी वेक्टर है जे कैप पर, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ई एम वेव हो जाएगा के कैप पर। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन जो होगा वो ई वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन से होगा परपेंडिकुलर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो वेव का इक्वेशन है वो है ई एक्स इक्वल्स टू ई जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी वोल्ट पर मीटर। अब हर एक टर्म को पहचानो कौन, तो ई जीरो जो है वो कौन है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। के जो है वो कौन है, तो वेव वेक्टर कहो या एंगुलर वेव नंबर कहो। तो के इज गिवन एज 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई रेडियन में और लैम्बडा मीटर में। फिर ओमेगा है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन एज 2 पाई एफ, तो यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर z जो है z दैट रिप्रेजेंट्स के ई एम वेव इज इन z डायरेक्शन। बराबर, तो डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव था वो के कैप में था, तो z एक्सिस पर जाएगा। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, द नेगेटिव साइन शोज के ई एम वेव इज प्रोपोगेटिंग इन प्लस z डायरेक्शन, प्लस z। उल्टा सोचते हैं, पॉजिटिव z एक्सिस पे वेव का प्रोपोगेशन होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, नेगेटिव z एक्सिस पर वेव का प्रोपोगेशन होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये ई एक्स था। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दैट कैन बी रिटन एज ई वेक्टर इक्वल टू ई जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आई के वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली मैं मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिख सकता हूँ बी वाई, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर, तो बी वाई इक्वल टू बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी टेस्ला। तो बी वेक्टर हो जाएगा बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप टेस्ला। तो बी जीरो हो गया कौन, एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पर। तो सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर। Now what do you mean by transverse wave? Transverse wave is a wave in which the particle will oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave. जैसे यहाँ पर आप देखो वेव प्रोपोगेट हो रहा था z एक्सिस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर ऑसिलेट हो रहे थे उससे परपेंडिकुलर, तो इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है नो मटेरियल और मीडियम इज रिक्वायर फॉर इट्स प्रोपोगेशन, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, दैट इज ई वेक्टर एंड बी वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सेल्फ सस्टेनिंग वेक्टर्स। यानी कि समझो कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मीडियम होगा तो प्रोपोगेट होगा, मीडियम नहीं होगा तो भी वो प्रोपोगेट होगा। एंड सच टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव्स भी है और नॉन मैकेनिकल वेव्स भी है, मतलब उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। वैक्यूम होगा तो भी प्रोपोगेट करेगा, मीडियम होगा तो भी वो प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि स्पीड ऑफ ई एम वेव इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। That means C is equals to 1 upon root of mu 0 epsilon 0, where mu 0 is permeability of vacuum and epsilon 0 is permittivity of vacuum. तो C है velocity of a light in vacuum, या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि speed of electromagnetic wave। फिर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड हमें मीडियम में चाहिए तो वो हो जाएगा v इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, वेयर म्यू इज नोन एज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। तो अगर मुझे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो ईटा होता है c बाई वी। तो सी ये अगर c बाई वी का रेशियो लो तो डेट विल बी रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। बट पहचानो कौन, ये म्यू बाई म्यू जीरो होता है म्यू आर और एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जीरो होता है एप्सिलॉन आर। तो ईटा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम कैन बी गिवन एज रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, और एल्स एप्सिलॉन आर को तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के भी तो कहते हो, तो दैट विल बी रूट ऑफ म्यू आर इनटू
के। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट पर आ जाते हैं अभी हम कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो रेडिएशन है, कोई चार्ज पार्टिकल तो है नहीं जो फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फिर सिक्स्थ पॉइंट देख लीजिए, इफ वेवलेंथ इज लेस तो फ्रीक्वेंसी इज मोर, दैट इज सी इज लैम्बडा एफ, यानी लैम्बडा इज सी बाय एफ और एस एफ इज सी बाय लैम्बडा। मतलब एफ और लैम्बडा जो है वो एक दूसरे से इनवर्स प्रपोर्शन में है, इनवर्स। ठीक है, सो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सेवेंथ प्रॉपर्टी पर। सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड एज सी इज इक्वल टू ई जीरो बाई बी जीरो। मैक्सिमम टर्म्स में है ये, या तो ई आर एम एस बाई बी आर एम एस के टर्म्स में, या तो सिंपली आप उसको ई बाई बी कहो तो भी चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जब आप रेशियो लेते हो तो वो आपको स्पीड जैसा यूनिट बता के देगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव इज ए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर एथ पॉइंट देखिए, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो आपने देखा था आइंस्टाइन का फेमस थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो वही यहाँ पर है यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सिंबल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया है, तो यू इक्वल्स टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर। अब सी को स्प्लिट कर दो तो एम सी इंटू सी, मास इंटू स्पीड होता है मोमेंटम, तो पी इंटू सी, तो पी हो जाएगा यू बाई सी। अब पी इक्वल टू यू बाई सी कब हो जाएगा, जब बॉडी आपका कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा, यानी सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो हो जाएगा डबल, मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो डेल्टा पी हो जाएगा आपका टू यू बाई सी फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। नाइन्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, दैट इज आरपी इज इक्वल्स टू रेडिएशन प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इंटू वन बाई ए। डेल्टा में होता है चेंज, तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन टाइम में भी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल टाइम जीरो तो कोई मोमेंटम नहीं, ऐसा हमने सपोज किया है, तो रह गया पी बाई टी इंटू वन बाई ए। बट अभी तो हमने देखा कि पी तो होता है यू बाई सी, तो रेडिएशन प्रेशर इज यू अपॉन ए इंटू टी इंटू वन बाई सी। अब ये जो है यू बाई ए टी यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको तो एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। कौन हो गया एनर्जी फ्लक्स? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को तो एनर्जी फ्लक्स कहते हैं, जिसका यूनिट हो जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, यानी जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है m1l0t-3। ठीक है, तो इसकी जगह पे पूरा एक सिंबल आ जाएगा फाइव, दैट इज एनर्जी फ्लक्स, तो आरपी इज 5/c। ये हो गया आपका नाइन्थ प्रॉपर्टी। अब 10th नंबर का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इज रो बी प्लस रो बी। अब एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज हाफ एप्सिलॉन जीरो ई आर एम एस स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में बी आर एम एस स्क्वायर बाई 2 म्यू जीरो। बराबर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए ओनली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ये पूरे मैग्नेटिक फील्ड वाला टर्म को रिप्लेस करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप देखिए हमारे पास सी इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो था, तो सी स्क्वायर हो जाएगा 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, तो म्यू जीरो हो जाएगा 1/सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब इसी तरह से ये हमें म्यू जीरो का रिप्लेसमेंट मिल गया, बी आर एम एस का रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, तो सी इज ई आर एम एस बाई बी आर एम एस, तो बी आर एम एस इज ई आर एम एस बाई सी। तो देखो म्यू जीरो और बी आर एम एस का रिप्लेसमेंट मिल गया हमें, तो रो इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन जीरो ई आर एम एस में, इसमें कुछ चेंज ही नहीं, प्लस बी आर एम एस स्क्वायर की जगह पर ई आर एम एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, टू एज इट इज, और म्यू जीरो की जगह पर आ जाएगा 1/सी स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, यानी 1/1 का सी स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो हो गया। सी स्क्वायर कैंसिल, तो हाफ एप्सिलॉन जीरो ई आर एम एस स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन जीरो ई आर एम एस स्क्वायर, तो हाफ प्लस हाफ हो गया 1। तो रो इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ई आर एम एस स्क्वायर, और ई आर एम एस स्क्वायर तो होता है एप्सिलॉन ई जीरो स्क्वायर बाई 2, यानी एनर्जी डेंसिटी आर एम एस के टर्म्स में देखो तो एप्सिलॉन जीरो ई आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा, और मैक्सिमम टर्म देखो तो एप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर बाई 2।
तो सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में देखो तो बी आर एम एस स्क्वायर बाई म्यू ज़ीरो, बी आर एम एस स्क्वायर बाई म्यू ज़ीरो इक्वल्स टू बी ज़ीरो स्क्वायर बाई टू म्यू ज़ीरो। यानी अगर आपको टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये हो जाएगा, ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये होगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय पावर इज इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। अरे भाई इसको तो आप जानते हो कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को तो एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। तो इंटेंसिटी यानी एक टाइप का फ्लक्स ही है। तो आई इज यू टी बाई ए है, उसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डिस्टेंस कर दिया। तो एनर्जी अपॉन एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया वॉल्यूम, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को तो एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। तो इंटेंसिटी हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, आई इक्वल टू रो इंटू सी। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 11। क्लियर।